तो बेटा अब हम लोग हैं बोर्ड एग्जाम सीरीज की लास्ट वीडियो के ऊपर, जिसमें मैं दो यूनिट्स कवर करने वाला हूं, मेंसुरेशन और प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स। मेंसुरेशन में एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स और सरफेस एरिया वॉल्यूम्स दोनों कवर होंगे। वैसे तो कुछ वन शॉट में ऑलरेडी बना चुका हूं, पर स्टिल यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेने वाला हूं, साथ ही साथ कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। पूरा सिलेबस मेरे हिसाब से तुम लोगों का अब तक हो ही चुका होगा। जब कल पेपर है ना, तो उस समय सारे क्वेश्चन से ढंग से अटेम्प्ट करना। एक एक क्वेश्चन को देख लेना कि तुमने अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है, छूट तो नहीं गया क्वेश्चन। साथ ही साथ कोशिश करना एक सेक्शन के सारे क्वेश्चंस एक साथ अटेम्प्ट करो, ठीक है। जो सेक्शन सबसे इजी लगे वो पहले अटेम्प्ट करना। एंड प्लीज डू राइट लेजिबली, एक अच्छा सा, मतलब बहुत सुंदर राइटिंग नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर साफ सुथरा लिखना, क्योंकि इस बार तुम्हारी जो कॉपीज हैं वो तुम्हारी किसी तरह से डिजिटली भी चेक होंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन के ऊपर। टॉपिक वाइज मैं लूंगा। मैं पहले एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया वॉल्यूम्स पर प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स लेने वाला हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास सबसे पहला, ये है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दे रखा है। देखो, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट। इसी पर क्वेश्चन बनना है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। और फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई स्क्वायर। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो फिर सेक्टर में से ट्राइंगल जो बनता है उसका एरिया माइनस किया जाता है। पर ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा अलग है। यहाँ पर बात क्या हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर। अब सेक्टर का जब हम पेरीमीटर लेते हैं ना, तो अगर ये सेक्टर है ओ ए बी, तो इसका पेरीमीटर का मतलब होता है लेंथ ऑफ आर्क प्लस रेडियस। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर होता है L प्लस 2R। अभी पेरीमीटर कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 24 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ आर्क अननोन है और रेडियस दे रखा है 5। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरी लेंथ ऑफ आर्क निकल के आती है 12 सेंटीमीटर। तुम्हें लेकिन लेंथ ऑफ आर्क नहीं निकालनी है, तुम्हें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। देखो, एरिया ऑफ सेक्टर का वैसे तो हमारा फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 पाई स्क्वायर होता है, पर इन केस अगर थीटा अननोन है और उसकी जगह पर लेंथ ऑफ आर्क नोन है, तो थीटा निकालने में टाइम वेस्ट मत करो। एरिया ऑफ सेक्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, हाफ इंटू एल आर, जहां पर एल का मतलब है लेंथ ऑफ आर्क और आर का मतलब है रेडियस। तो ये मेरा निकल के आता है 6 इंटू 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकल के आता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का हाफ एल आर तब यूज करना है जब एरिया तुम्हें फाइंड करना है, पर थीटा की जगह एल पता है। अब देखो, ये एक क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें दे रखा है कि भाई हमारे पास एक सेमी सर्कुलर शीट ऑफ पेपर थी, हमने इसको हाफ में फोल्ड कर दिया। हाफ में फोल्ड कर दिया तो क्या बन गया, क्वाड्रेंट बन गया। अब वो कह रहा है कि उस क्वाड्रेंट में से हमने एक स्क्वायर काट दिया है, अ स्क्वायर हैज बीन कट फ्रॉम इट, और ये जो स्क्वायर है इसकी साइड है 5 यूनिट्स। तुम्हें फाइंड करना है एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, जो बच गया उसका एरिया निकालना है। अभी बचा क्या, बचा है ये वाला पार्ट, इसका एरिया तुम्हें निकालना है। अब ये एरिया कैसे निकलेगा, तुम देख सकते हो, ये तो है क्वाड्रेंट। उस क्वाड्रेंट में से तुमने क्या माइल काटा है, एक स्क्वायर काटा है। अब क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए तुम्हें चाहिए होगा रेडियस, है ना। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, क्वाड्रेंट के एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे तो बचा हुआ एरिया आ जाएगा। लेकिन क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए रेडियस चाहिए, और रेडियस हमारे पास नहीं है। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर ज्वाइन करेंगे O से C को। ये मान लेते हैं, ये सपोज करो ये A है, ये C है और ये B है। तो OACB स्क्वायर है, O से C को ज्वाइन कर लिया। नाउ OC इज रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट एज वेल एज OC जो है ना, वो स्क्वायर का डायगोनल भी है। हमें पता है स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, A√2। तो उस हिसाब से स्क्वायर का डायगोनल हो गया 5√2। तो स्क्वायर का डायगोनल आ गया 5√2। अब स्क्वायर का डायगोनल इज रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट। अब तुम्हें निकालना है एरिया। तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया का फॉर्मूला हमारे पास इस पर्टिकुलर केस में एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। अभी एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर इज क्वाड्रेंट हियर, तो ये कैसे निकलेगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर। रेडियस कितना निकला अभी,
5√2 निकला है, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई 5√2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, 1/4 पाई 25 इंटू 2 50 माइनस 25। तो हम यहाँ पर 25 कॉमन ले लेते हैं। 25 कॉमन लेते ही मेरे पास क्या बचता है, π/2, क्योंकि ये ऑलरेडी 25 से कट चुका है, -1। तो 25 कॉमन लेने पर π/2 -1 ये मेरा एरिया बचता है। सो मेरा आंसर है फोर्थ ऑप्शन इज माय करेक्ट आंसर। तो भाई सिंपल सी चीज है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर पर ध्यान रखना, इसका जो डायगोनल है वो रेडियस की तरफ बिहेव करेगा, बस इतनी सी चीज ध्यान रखने की है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन बनने का भाई पूरा पूरा चांस भी है। ये है हमारे पास सेगमेंट का एरिया निकालना। तो सेगमेंट के एरिया पर एक क्वेश्चन बनने का पूरा पूरा चांस है, इसको ढंग से करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एरिया ऑफ सेगमेंट, जिसमें तुम्हें बोला गया है कि भाई हमारे पास एक सर्कल है, रेडियस है 10 सेंटीमीटर और इसका सेंट्रल एंगल 120 डिग्री है, तो ये 120 डिग्री है। और तुम्हें बोला है फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये हमारा माइनर सेगमेंट है, इसका एरिया हमें निकालना है। अब माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता है, सेक्टर के पूरे एरिया में से हम इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देते हैं। सेक्टर का एरिया निकालने के लिए तो तुम्हें चाहिए होता है थीटा, 120 डिग्री दे रखा है, रेडियस वो भी दे रखा है, प्रॉब्लम है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए यहाँ पर मुझे ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी होगी। ट्रिग्नोमेट्री कैसे यूज करेंगे कि भाई हम लोग क्या करते हैं, ओ से एक परपेंडिकुलर बना लेते हैं, ठीक है, ओ से हम एक परपेंडिकुलर बना लेते हैं। इसको अलग से शो कर देता हूं मैं, ये ट्राइंगल है मेरे पास जिसमें 10 सेंटीमीटर का रेडियस है, ये मैंने परपेंडिकुलर बनाया। अब ये पूरा एंगल कितना था, 120, तो ये एंगल कितना हो गया 60 का, और बेस एंगल हो गया 30 का, ठीक है। ये 60 हो गया, 120 में से हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से 30 आ जाएगा। अब इस 30 डिग्री को यूज करेंगे हम। अब इस ट्राइंगल के अंदर ओ ए सी में अगर मैं साइन 30 डिग्री लगाऊं तो साइन 30 डिग्री क्या होगा, OC अपॉन 10, OC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 30 कितना होता है, हाफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो OC निकल के आएगा 5 सेंटीमीटर। इसी तरह इसी ट्राइंगल में जब मैं cos 30 डिग्री लगाऊंगा तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लगेगा। अब cos 30 क्या होता है, √3/2, तो AC क्या निकल के आया हमारे पास, AC निकल के आया 5√3, तो ये निकला है 5√3 और ये निकला है 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग पहले देखते हैं, इसकी बात करते हैं, AC, ये C पॉइंट है, AC कितना निकला है 5√3, परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो AB कितना हो गया 10√3 और OC कितना था, हाइट 5 सेंटीमीटर। तो पहले तुम निकालो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ये निकलेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस और हाइट निकालने के लिए मुझे ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। हाफ इंटू AB कितना है 10√3 इंटू हाइट 5, तो ये आ गया 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। अब √3 की वैल्यू डालो और 25 इंटू 7.73 कर दो, है ना। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करने का एक शॉर्टकट बता देता हूँ। 25 से अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, जैसे 1.73 को मल्टीप्लाई करना है, तो आसान तरीका एक है कि ये जो 25 है ना, इसको 100/4 लिख लो। 100/4 25 ही तो होता है, इंटू 1.73, तो 1.73 इंटू 100 173/4, ये निकल के आएगा 4, फिर आएगा मेरे पास 3.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 43.25 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया मेरा एरिया ट्राइंगल का। अब क्योंकि मुझे सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट ये हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर OAB
माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी। अब एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, आर है 10, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 43.25 आ चुका है। तो अभी तुम्हें क्या करना है, ये हो गया मेरे पास 3.14 इंटू 100, 314 अपॉन 3, ये कट गया है, माइनस 43.25, तो 314 अपॉन 3 हम सॉल्व करते हैं 104.67 माइनस 43.25 माइनस कर दो, ये तुम्हारा सेगमेंट का एरिया निकल के आ जाता है। तो सेगमेंट का एरिया निकालना है तो भाई एरिया ऑफ सेक्टर जो कि तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर सेंट्रल एंगल 120 डिग्री है ना, जो काफी कॉमनली पूछा जाता है, तो फिर उस केस में तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री यूज करके इसको निकाल लेना है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन तुम्हारा एमसीक्यू में आ जाए तो बड़ा मुश्किल काम होने वाला है, क्योंकि एमसीक्यूज में इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो बेटर है कि भैया उस एमसीक्यू को तो एक बार के लिए तो छोड़ दो, लास्ट में जाकर देखो। ऐसा जरूरी नहीं है, हमारे पास इसका एक शॉर्टकट भी है, और वो शॉर्टकट लेकिन हम यूज करेंगे सिर्फ 1 मार्क और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। बड़े क्वेश्चन में 3 मार्क्स से हम ट्रिग्नोमेट्री से ही सॉल्व करेंगे। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का डायरेक्ट हमारे पास एक शॉर्टकट है, जिसमें हम लिखते हैं कि एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर, ये तो हम थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर से ही निकालते हैं, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये सब ट्राइंगल में लगता है, एवरी ट्राइंगल, थीटा चाहे 30 हो, चाहे 60 हो, चाहे 40 हो। तो अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें खट से आंसर निकालना है तो तुम हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा से तुम उस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, साइन थीटा की वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए, साइन 30, साइन 60, साइन 90 तो तुम्हें याद होगा ही, लेकिन अगर साइन 120 आ जाए तो ध्यान रखना कि भाई साइन 120 डिग्री की वैल्यू वही होती है जो साइन 60 डिग्री की होती है, मतलब √3/2 होती है। जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनमें साइन की वैल्यू सेम होती है। अब तुम बोलोगे कहां से आया, तो भैया ये अगले साल आने वाला है, 11th क्लास के सिलेबस में है, कोर मैथमेटिक्स में, लेकिन अभी के लिए तुम डायरेक्टली इसको याद रख सकते हो। ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उनमें साइन की वैल्यू सेम होती है, तो ये ध्यान रखो, इससे खट से आंसर डायरेक्ट ही निकल के आ जाएगा। छोटा क्वेश्चन है तो डायरेक्ट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, केस स्टडी या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में बन सकता है, जिसमें दे रखा है कि भाई हमें पता है ना स्प्रिंकलर्स होते हैं, तुमने देखा होगा फील्ड्स वगैरह में स्प्रिंकलर्स होते हैं, पानी को स्प्रेड करने के लिए काम आते हैं फील्ड्स में। तो वो बता रहा है कि भाई 2 स्प्रिंकलर हैं हमारे पास ऐसे, ठीक है, और ये जो स्प्रिंकलर हैं ये कुछ कॉमन एरिया में वाटर को स्प्रिंकल करते हैं। तो भाई जैसे ये ए पॉइंट पर पहला स्प्रिंकलर लगा हुआ है, अब स्प्रिंकलर क्या करता है, वो घूमता रहता है और चारों तरफ वाटर स्प्रिंकल करता है, काम ही ये है उसका। तो स्प्रिंकलर जो है, जब ए पॉइंट पर स्प्रिंकलर लगा है तो वो इस पूरे सर्कल वाले एरिया में वाटर को स्प्रिंकल कर रहा है। मतलब जो ए पॉइंट पर स्प्रिंकलर है ना, वो पानी कहाँ डालता है, इस पूरे एरिया में पानी डाल रहा है येलो में, और जो बी पॉइंट पर स्प्रिंकलर है दूसरा, वो इस सर्कल में पानी डाल रहा है। ठीक है, तो तुमसे पूछा क्या है, तुम्हें बोला है कि दोनों स्प्रिंकलर बराबर एरिया में पानी स्प्रे करते हैं, मतलब रेडियस सेम है दोनों सर्कल का, और कुछ और वैल्यूज भी दे रखी है। ठीक है, अब बस एक चीज देख लेना कि कॉमन एरिया दोनों का कौन सा है, ये वाला एरिया दोनों का कॉमन है, इस एरिया में दोनों स्प्रिंकलर जो वाटर है वो स्प्रेड कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई सीडी है 400 मीटर, ये है हमारा सीडी, ये सीडी कॉमन कॉर्ड ये 400 मीटर की है, और सीएडी और सीबीडी ये वाले एंगल 90 डिग्री के हैं, सीएडी और सीबीडी ये 90 डिग्री के एंगल है। और वो सबसे पहले कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर रीजन, रेडियस निकालना है। तो भाई अगर मैं रेडियस इसका आर मान लूं तो ये चारों आर हैं। ठीक है, अगर ये चारों आर हैं मतलब ये रोम्बस है, और रोम्बस में 90 डिग्री भी दे रखा है, मतलब ये क्या हुआ, स्क्वायर हो गया। तो ए डी बी सी क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। तो अब
सी डी क्या है? डायगनल। डायगनल का फॉर्मूला क्या बताया मैंने? a√2। डायगनल यानी कि सी डी दे रखा है 400 इज इक्वल्स टू r√2, तो r निकल के आएगा 400 अपॉन √2, रेशनलाइज करो 200√2 रेडियस निकल के आता है। अच्छा, जरूरी नहीं ऐसे करना है तुम्हारे को, देयर आर अदर वेज ऑल्सो कि भाई ये जो ट्राइंगल है इसमें तुम पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 400 का स्क्वायर, तो इससे भी तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आएगा वही 200√2 आएगा। ठीक है, तो यू कैन डू इट बाय एनी वे। सेकेंड पार्ट में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ओवरलैपिंग रीजन। अब ओवरलैपिंग रीजन की मैं बात करूं तो भाई यहां पर देखो, एक बार मैं इसको बनाता हूं फिर से। ओवरलैपिंग रीजन, सेम ट्राइंगल बनाने हैं ना भाई, सर्कल सॉरी। ओवरलैपिंग रीजन कौन सा है? ओवरलैपिंग रीजन है ये वाला एरिया मुझे निकालना है। अब ये एरिया मैं कैसे निकालूंगा? देखो सिंपल सा काम है, ये यहां से जॉइंड है, ये यहां से जॉइंड है, और ये है। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो रीजन है ये कौन सा है? What region is this? क्या तुम्हें समझ में आ रहा है क्या रीजन है? कैन यू सी अ सेगमेंट इन इट? अगर नहीं दिख रहा तो आप देखो, अब देखो सेगमेंट दिख रहा है ना तुम्हें, तो कैन यू सी अ सेगमेंट? ये सेगमेंट है, हमारे को कौन सा एरिया चाहिए? इस सेगमेंट का डबल चाहिए। तो हमें क्या निकालना है? सेगमेंट का एरिया निकाल के इंटू 2 कर देना है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है तो दोनों सेगमेंट बराबर ही बनाएंगे ये, और सेंटर पे एंगल भी इक्वल है इसका। तो उस हिसाब से जब मैं एक सेगमेंट का एरिया निकालूंगा तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है? 90/360 पाए, रेडियस क्या निकाला है अभी हमने? 200√2, तो पाए 200√2 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखो ये राइट ट्राइंगल है, तो ये बेस और ये हाइट ये काम करेगा, ट्रिग्नोमेट्री कोई जरूरत ही नहीं है, 90 डिग्री का एंगल है तो कोई टेंशन नहीं है। तो ये बेस और ये हाइट का काम करेगा, माइनस हाफ इंटू 200√2 इंटू 200√2। तो भाई ये तो हो गया 1/4 पाई 40,000 इंटू 2 माइनस 2 से √2 कट गया 40,000, तो 40,000 कॉमन ले लो, क्या बच रहा है? पाई/2 -1। तो अब वैल्यू पुट कर लो पाई की और तुम्हारा आंसर निकल के आएगा। जो भी आंसर आएगा ना इंटू 2 करना मत भूलना, क्योंकि ये सिर्फ एक सेगमेंट का एरिया निकला है, हमें ये पूरा एरिया चाहिए दोनों साइड का। तो एक सेगमेंट का एरिया निकाल के इंटू 2 जरूर करना, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, केस स्टडी में भी बन सकता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है हमारे पास कि भाई एक हमारे पास पेंट रोलर है। ये पेंट रोलर है, तुम देखोगे इस तरह का पेंटर्स यूज करते हैं पेंट करने के लिए। तो वो कह रहा है ये फ्लैट सरफेसेस को पेंट करने के काम आता है। एक ऐसा ही रोलर बना रखा है जो कि 26 सेंटीमीटर की लेंथ है और 7 सेंटीमीटर का डायामीटर है। अब वो कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ सरफेस दैट गेट्स पेंटेड व्हेन द रोलर मेक 6 कंप्लीट रोटेशंस वर्टिकली। भाई अगर 6 रोटेशंस लगेंगे तो ये मैक्सिमम कितना एरिया कवर कर पाएगा? तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो जब ये एक बार पूरा घूमता है तो ये उतना एरिया कवर कर पाता है जितना इसका खुद का कर्व्ड सरफेस एरिया है। देखो जब ये रोलर घूमता है ना तो इसका कर्व्ड सरफेस वॉल के कांटेक्ट में होता है, तो जितना इसका खुद का कर्व्ड सरफेस एरिया है उतना ही ये एरिया पेंट कर पाता है मैक्सिमम एक बार में। अब ये कितने रोटेशंस ले रहा है भाई? ये ले रहा है 6 रोटेशंस। तो एक रोटेशन का एरिया 2 पाई आर एच कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर शेप में है, और 6 रोटेशन का एरिया इंटू 6। तो तुम्हारा जो टोटल एरिया आएगा 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 3.5, डायमीटर 7 है, इंटू हाइट 26 इंटू 6 तो है ही क्योंकि 6 रोटेशन है। तो भाई ये 3.5 और 2 मिलके 7 बनता है, 7 से कट गया, तो 22 इंटू 26 इंटू 6
सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, दिस इज द एरिया विच इट कैन कवर। तो दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट सा है, पर ये क्वेश्चन है काफी इजी सा। सीबीएसई के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मैंने कुछ उठाए हैं यहाँ पर, ये उनमें से एक है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरफेस एरिया वॉल्यूम्स के क्वेश्चन ले रहे हैं अब हम। और सरफेस एरिया वॉल्यूम में जब तुम बात करते हो ना, तो 4-5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहली जो है वो है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में तुम्हारे पास हम बात करते हैं जब सॉलिड एक के ऊपर एक होते हैं ना, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसको सबसे अच्छे से करना, उस पर बड़ा क्वेश्चन आने का चांस है तुम्हारा। 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन भी उसके ऊपर बन सकता है, मैं 2-3 क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगा अभी। ठीक है, 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन बनते हैं, अगर थोड़ा ईजी होगा तो 3 मार्क्स में भी बनेगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास है अ मेजरिंग वेसल is in form of hollow cylinder mounted on a hollow hemisphere। भाई एक मेजरिंग सिलेंडर है, किस फॉर्म में? हॉलो सिलेंडर माउंटेड ऑन अ हॉलो हेमिस्फेयर। भाई नीचे हमारे पास हेमिस्फेयर है और उसके ऊपर एक सिलेंडर है, ये इस तरह का एक मेजरिंग सिलेंडर है। अब इफ द कॉमन रेडियस ऑफ बेस इज 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस तो है हमारा 7 सेंटीमीटर का, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन ये है 5 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है फाइंड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ध्यान रखना है, जब तुम्हारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स हो जैसे ये है, उसमें जब बोलते हैं ना टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ 7 नहीं होता है। सरफेस वही लेने होंगे जो हैं अवेलेबल। ठीक है, फालतू के सरफेसेस इधर उधर के मत। तो ज्यादातर केसेस में अगर ये खुला हुआ ऑब्जेक्ट है ना, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ही काम आते हैं, टोटल काम नहीं आते। तो इट विल बी लाइक कि अगर मैं निकालूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस वेसल, तो ये होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। मतलब इट विल बी लाइक कि भाई ये देखो, ये सर्कल तो खुला हुआ है, यहाँ कोई सर्कल तो है नहीं, मेजरिंग सिलेंडर है, तो ये तो नीचे तक है ना, ऊपर कोई पार्ट कवर्ड है इसका, खुला हुआ है। तो कौन सा सरफेस विजिबल है तुम्हारे पास? एक तो ये सरफेस है तुम्हारे पास, इसका बेस, और एक ये सरफेस है। अच्छा, ये भी CSA है हेमिस्फेयर का और ये CSA है सिलेंडर का। तो ये दोनों CSA मुझे ऐड करना है, दोनों का कर्व्ड सरफेस ऐड होगा तो वेसल का टोटल सरफेस बनेगा। कभी भी टोटल सरफेस में जबरदस्ती टोटल सरफेस मत ऐड करना, पहले उसमें देख लेना। अगर यही मेजरिंग सिलेंडर में ऊपर टॉप भी होता, जैसे ढक्कन लगा होता, लिड लगा होता, तो हम सर्कल का एरिया भी इंक्लूड करते उसमें, अगर होता तो। ये मेजरिंग वेसल है तो इसमें कुछ नहीं बोला है, मैं इसको ओपन मान के चल रहा हूँ। मेजरिंग वेसल में कवर करने की कोई जरूरत होती नहीं है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ये हो गया 2 पाई r स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH। क्या कॉमन है? 2 पाई r प्लस h। और अब वैल्यू पुट करो और सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2 × 22/7। रेडियस है 7 और इधर 7 + 5 12, तो ये आ जाएगा 44 × 12। तो भाई 44 × 12, तो 12 4 जा 48, 48, तो ये मेरा निकल के आता है 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका टोटल सरफेस एरिया है। ध्यान रखना, TSA डजंट मीन TSA प्लस TSA, जनरली इट इज CSA प्लस CSA, पर अगर कोई पार्ट कवर्ड है तो उसका एरिया भी लेना होगा। ठीक है, ये देखो, अब ये एक थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है कि सॉलिड एक किस शेप में है, सिलेंडर है जिसके ऊपर कोन एक तरफ है, हेमिस्फेयर दूसरी तरफ है। अच्छा, सिंपल सरफेस एरिया वॉल्यूम वगैरह नहीं निकालना है इसमें, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखना है ना। ये कह रहा है कि एक सिलेंडर है, नीचे हेमिस्फेयर है और इसके ऊपर ये कोन है। ठीक है, ये 3 शेप्स हैं हमारे पास। ये अब वो क्या कह रहा है कि इफ हाइट्स ऑफ ऑल ऑफ देम आर इक्वल, मतलब तीनों की हाइट बराबर है, तो ये इसकी हाइट, इसकी हाइट और इसकी हाइट तीनों बराबर है। कोन की, सिलेंडर की और हेमिस्फेयर की, तीनों की हाइट बराबर है। अभी देखो, हेमिस्फेयर के केस में जो हेमिस्फेयर का रेडियस होता है वही उसकी हाइट होती है। तो हेमिस्फेयर का रेडियस क्या है? R।
ये इसकी हाइट हो गई, तो यहाँ पर आर ही एच है, तो इसका मतलब इसमें भी आर एच बराबर है, इसमें भी आर एच बराबर है। अब कह क्या रहा है, वो कह रहा है कि शो दैट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सॉलिड यानी कि पूरे का जो वॉल्यूम है वो सिलेंडर का डबल है, ये हमें शो करना है। अभी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जब मैं निकालूंगा तो मैं कैसे निकालूंगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड? हेमिस्फेयर का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस कोन का वॉल्यूम। अब क्योंकि H और R बराबर है तो मैं H की जगह क्या लिखूंगा? R। तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर इंटू आर, पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर पाई आर क्यूब। अब 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर क्यूब कितना हुआ? पाई आर क्यूब, और पाई आर क्यूब प्लस पाई आर क्यूब बन गया 2 पाई आर क्यूब। ये निकल गया पूरा सॉलिड का वॉल्यूम। अब निकालो सिलेंडर का वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है? पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू आर पाई आर क्यूब। तो यू कैन सी दैट कि वॉल्यूम ऑफ होल सॉलिड इज द डबल ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, पर एक्चुअली काफी इजी था। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है? पैनिक नहीं करना है। डिफिकल्ट कोई क्वेश्चन आता है, नया क्वेश्चन आता है, तो भी हमें उसको ढंग से ही अटेम्प्ट करना है ना? चलो अब ये देखो, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक टॉय है जो कि किस शेप में है? सिलेंडर विथ हेमिस्फीयर ऑन वन एंड एंड कोन ऑन अदर। तो भाई वही वैसा का वैसा ही शेप है हमारे पास, है ना? कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेप है और उसके एक साइड पर हेमिस्फीयर है और दूसरी तरफ जो है ये हमारे पास है एक कोन। तो वो कह रहा है कि भाई अगर रेडियस और हाइट सिलेंड्रिकल पार्ट के 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो सिलेंड्रिकल पार्ट का रेडियस यानी कि तीनों का रेडियस ये है 5 सेंटीमीटर का, और सिलेंडर की जो हाइट है वो है हमारे पास 13 सेंटीमीटर की। और फिर तुम्हें बोला गया है कि टोटल हाइट जो है टॉय की ये दे रखी है 30 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर सिलेंडर की हाइट कितनी है? 13, और कोन की हाइट कितनी है? सॉरी, हेमिस्फेयर की हाइट कितनी है? हेमिस्फेयर की तो रेडियस ही उसका हाइट होती है, तो हेमिस्फेयर की हाइट हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो बची हुई हाइट है ये किसकी है? कोन की है, जो कि कितनी बन के आती है? 30 में से 18 निकल गया, 12 सेंटीमीटर। अब मुझे निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब टॉय का टोटल सरफेस एरिया मतलब इसका CSA प्लस इसका CSA प्लस इसका CSA, तीनों का कर्व्ड सरफेस ही ऐड करना है, ध्यान रखें। तो अगर मैं बात करूं TSA ऑफ टॉय, तो TSA ऑफ टॉय आएगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। अब CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, CSA ऑफ कोन पाई आर एल। तो तीनों में पाई आर कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास बचता है 2r प्लस 2h प्लस l। अब l मतलब स्लांट हाइट ऑफ कोन, जो कि गिवन नहीं है, पर कोन की हाइट हमें पता पड़ चुकी है 12 है, रेडियस है 5। पाइथागोरस थ्योरम से स्लांट हाइट निकालूंगा, ये 13 आ जाएगी। तो मैं अब सारी वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। 22/7 इंटू रेडियस कितना था भाई? 5, और इसके बाद 2r कितना हुआ? 2r हुआ मेरा 10, 2h, h मतलब यहाँ पर हाइट ऑफ सिलेंडर है, तो सिलेंडर की हाइट लेनी है 2 इंटू 13 26 प्लस स्लांट हाइट ये निकली है 13। तो ये निकल के आता है 22/7 इंटू 5 इंटू 49, और इसको मल्टीप्लाई करो, ये तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया इस टॉय का निकल कर आता है। ऐसा ही एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसमें ऐसा दे रखा होता है कि भाई हमारे पास एक टॉय है जो कि किस शेप में है? विच इज इन द शेप ऑफ कोन कोन ओवर अ हेमिस्फीयर, कोन ओवर अ हेमिस्फीयर, ठीक है? और ये दे रखा है कि भाई दिस टॉय इज एग्जैक्टली सर्कमस्क्राइब्ड बाय अ सिलेंडर, मतलब इसके जस्ट बाहर एक सिलेंडर है। अब हमने उस सिलेंडर के अंदर इस टॉय को डाल दिया है,
नाउ इट इज लाइक कि इसके डायमेंशंस वगैरह दे रखे होंगे, इसकी हाइट जो है इन दोनों की हाइट का सम है, रेडियस हाइट के बराबर है, ये बेसिक चीजें तो ध्यान रखनी है तुम्हारे को। अब इसमें दो तीन चीजें पूछ सकते हैं, जैसे अगर तुमसे पूछे हाउ मच वाटर स्पिल्स आउट, कितना पानी बाहर आ जाएगा जैसे ही हम टॉय को उस सिलेंड्रिकल जार में डालेंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर गलतियां करते हैं, वो वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड में सिलेंडर माइनस टॉय करते हैं। तो ध्यान रखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टॉय। जैसे तुम टॉय को पानी में डालोगे, जितना टॉय का खुद का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड, जितना पानी बाहर आ रहा है वो किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ वाटर टॉय के बराबर है। और अगर पूछता है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, तो टोटल सिलेंडर के वॉल्यूम में से उस टॉय का वॉल्यूम माइनस करना है, ये ध्यान रखना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड और वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट दोनों का फर्क ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ऐसा क्वेश्चन तुमने देखा होगा पहले, मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। गुलाब जामुन वाला तुमने क्वेश्चन किया होगा में सरफेस एरिया वॉल्यूम्स में, ये कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, मैंने इसमें थोड़े से चेंजेस किए हैं कि मैंने इसकी जगह गुलाब जामुन की जगह पीनट ऐड कर दिया और क्वेश्चन थोड़ा सा अलग कर दिया। तो क्वेश्चन क्या है कि भाई एक पीनट है जो कि रफली इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेरिकल एंड्स है। तो एक पीनट का जो शेल है वो इस तरह का सा है ना, सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेरिकल एंड्स, और वो कह रहा है कि विथ लेंथ ऑफ 1.4 सेंटीमीटर, सिलेंडर विथ लेंथ ऑफ 1.4 सेंटीमीटर, मतलब सिलेंडर की जो लेंथ है ये 1.4 सेंटीमीटर है और डायमीटर 0.7 सेंटीमीटर। अच्छा, गुलाब जामुन वाला जो क्वेश्चन था ना, सॉरी ये भी यही है, उसमें और इसमें दोनों में एक चीज कॉमन है कि शेप मोर और लेस सिमिलर है। तो मैं बोला है एक शेल ऑफ पीनट इस शेप में है विथ लेंथ 1.4 सेंटीमीटर, मतलब ये जो शेल ऑफ पीनट है इसकी पूरी लेंथ है 1.4 सेंटीमीटर और डायमीटर दे रखा है 0.7 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस हो गया 0.35। तो दोनों तरफ से मैं रेडियस अगर माइनस करूं तो सिलेंडर वाला जो पार्ट है उसकी लेंथ निकल के आती है 0.7 सेंटीमीटर। 0.35 मतलब 0.7 चला गया, हमारे पास 0.7 बचा हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द एम्प्टी वॉल्यूम इन 200 सच शेल्स। हमारे पास पीनट के ऐसे 200 शेल्स हैं और तुम्हें उसमें एम्प्टी वॉल्यूम निकालना है। अगर उसके अंदर जो पीनट्स हैं वो 75% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। अब तुम्हें पता है भाई जो पीनट होती है, रॉ पीनट जो होती है, उसके अंदर आउटर शेल होती है जिसको हम सीड कोट कहते हैं और उसके अंदर सीड्स यानी कि पीनट्स होते हैं। तो वो जो सीड्स हैं वो 75% वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, मतलब 25% खाली है उसमें से। तो तुम्हें क्या करना है, एम्प्टी वाले का वॉल्यूम निकालना है। तो तुम क्या करोगे, पहले वॉल्यूम ऑफ पीनट शेल ये तुम निकाल सकते हो। तो वॉल्यूम ऑफ पीनट शेल कितना आएगा, ये आएगा सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस 2 हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। क्या कॉमन है दोनों में, पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो मेरे पास बचता है h प्लस 4/3r, ये निकलेगा एक पीनट शेल का वॉल्यूम। अब इस पीनट शेल में एम्प्टी पार्ट कितना है, 25% एम्प्टी है। तो हम लोग लेंगे एक पीनट शेल का वॉल्यूम पूरे का, एम्प्टी कितना है इसका 25%, 25% ऑफ दिस इज एम्प्टी, क्योंकि 75% में सीड्स है यानी कि पीनट्स है। और ऐसे कितने पीनट्स हैं, 200, तो इंटू 200 कर देंगे, ये आएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी पार्ट इन 200 शेल्स। ये 100 से 100 कट गया और 2 इंटू 25 50 हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर लो, 22/7 इंटू रेडियस कितना है 0.35 का स्क्वायर इंटू h मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर विच इज 0.7 प्लस 4/3 इंटू 0.35 इंटू कितना, इंटू 50। तो अब इसको पूरे को सॉल्व कर लोगे तो दिस विल गिव यू द वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी पार्ट इन द दिस पीनट शेल, टोटल 200 पीनट शेल का। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, हमारे पास टाइम कम है, कल ही एग्जाम है, तो हम जितना जल्दी हो सकता है उतना कर लें, बस कॉन्सेप्ट समझते जाओ। तो अगला क्वेश्चन है भाई कि डेकोरेटिव क्यूब है जो किस शेप में है, विच इज इन द
shape of cube with a hemisphere scooped out from it. इसमें से हमने एक हेमिस्फेयर स्कूप आउट कर दिया है। हेमिस्फेयर स्कूप आउट करने का मतलब क्या हुआ, ये हमने इसमें से एक हेमिस्फेयर ये इसमें से इस तरह से स्कूप आउट किया है, काट दिया है एक हेमिस्फेयर इसमें से। तुम्हें बोला है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। ये हेमिस्फेयर कट करने के बाद जो ब्लॉक में पार्ट बचा है उसका टोटल सरफेस एरिया निकालो। अभी यहां पर अगर मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया में, पहले हम लेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक। इसमें हम लेंगे क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर। भाई क्या हुआ, पूरा क्यूब का सरफेस एरिया है, उसमें से ये वाला जो हिस्सा है ये कट गया। जैसे ही हमने हेमिस्फेयर इसमें से स्कूप आउट किया, ये सर्कल का एरिया कट गया, तो एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर कट गया, लेकिन उसकी जगह पर नीचे एक हेमिस्फेरिकल शेप बन के आ गई। ये जो हेमिस्फेरिकल शेप है ना, ये वाला एरिया बढ़ गया है। तो जैसे ही मैं उसमें से हेमिस्फेयर काटूंगा वो एरिया इंक्रीज हो जाएगा, नीचे भी तो एक हेमिस्फेयर विजिबल हो जाएगा, वो भी सरफेस एरिया है हमारे पास। तो हम लोग लेंगे प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। अब यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a² होता है माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर πr² प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर 2πr²। तो पाई माइनस का πr² प्लस 2πr² कितना बना, प्लस का πr² बन गया। अब इसमें तुम्हें डायमीटर और साइड सब दे रखी हैं, वैल्यू पुट करके तुम निकाल सकते हो। तुम्हें बोला है कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज 4.2, हेमिस्फेयर का डायमीटर 4.2 है, मतलब क्यूब की साइड भी 4.2 ही होगी, ठीक है। डायमीटर इज इक्वल्स टू साइड, तो A हमारा है 4.2 और R है 2.1। वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करके टोटल सरफेस एरिया ऑब्टेन कर लो। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व इट। पर ये ध्यान रखना जब हम स्कूप आउट करें, अच्छा अगर ये हेमिस्फेयर्स के ऊपर लगाया जाता ना तो भी ये इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होना था, तब भी वहां पर यही होता कि भाई बेस का एरिया जो है वो तो हट गया था, उसकी जगह हेमिस्फेरिकल शेप बन गई है। तो जो एक्स्ट्रा सरफेस बनेंगे वो तुम्हें ध्यान रखना है ना, उन्हीं को यूज करना है। अच्छा अब प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। नॉर्मल क्वेश्चंस तो हम एक आध दो डिस्कस करेंगे, कुछ एक अलग क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तुम कहोगे प्रोबेबिलिटी में क्या अलग है, तो कुछ एक दो तीन चीजें हैं जो मैं तुम्हें अलग से बताना चाह रहा हूँ। बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स तो याद रखने हैं। प्रोबेबिलिटी तुम्हें पता ही है, फेवरेबल आउटकम्स का नंबर अपॉन टोटल आउटकम्स का नंबर होता है। ध्यान रखेंगे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है, 0 और 1 इंक्लूसिव, मतलब प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है। एक मिनट बेटा, और 0 कब होती है प्रोबेबिलिटी, जब इवेंट हमारे पास कैसा होता है, इवेंट जो होता है वो इम्पॉसिबल इवेंट होता है। तो जो इम्पॉसिबल इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी होती है 0, और जो श्योर इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। बाकी 0 और 1 के बीच में जो भी प्रोबेबिलिटी है वो तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी है ही, ठीक है। और किसी भी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, जिसको हम P0E कहते हैं, उसका और होने की प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 होता है। मतलब अगर मैं बोलूं कि आज बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है 0.7, तो 0.3 प्रोबेबिलिटी इसकी है कि बारिश नहीं होगी। तो किसी भी इवेंट का होना या नहीं होना, दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है। अब क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि भाई जेनिन के पास कुछ नोट्स हैं 50 रुपए के, इसके पास कितने नोट्स हैं, 4 नोट्स हैं। 100 रुपीज के इसके पास 7 नोट्स हैं, और 2000 रुपीज के नोट, भैया ये तो बंद ही हो गए, अब तो पुराने टाइम का क्वेश्चन है ये, इसके 2 है ना, ये तो भाई डीमोनेटाइजेशन खत्म हो गया, पर फिर भी ठीक है, इसके पड़े हैं पुराने। नाउ शी डजंट वांट टू हैव एनी अदर डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी विथ हर, इसके अलावा भैया कुछ भी पैसे नहीं है उसके पास, 10 रुपए 20 रुपए 500 रुपए कोई नोट नहीं है। नाउ शी गोज टू शॉपिंग, शॉपिंग पे गई, उसने एक शर्ट खरीदी, कितने की भाई 799 की खरीदी है। उसने अपनी मर्जी से अंदर से एक नोट निकाला, ठीक है, कोई भी एक नोट निकाला, बिना देखे हुए कोई एक नोट निकाला, और तुमसे पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नोट विल बी सफिशिएंट टू पे फॉर द ड्रेस। उस नोट से वो पेमेंट कर पाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। देखो 799 की ड्रेस है,
50 और 100 रुपए एक ही नोट निकाला है, 50-100 रुपए के नोट से तो पेमेंट होगा नहीं। तो 799 के ड्रेस का पेमेंट तभी होगा अगर वो नोट 2000 का है। तो प्रोबेबिलिटी कि वो पे कर पाएगी क्या है, 2 अपॉन टोटल कितने नोट्स हैं उसके पास 13, तो 2/13 प्रोबेबिलिटी हो पाएगी कि वो उस ड्रेस के लिए नोट उसी नोट से पेमेंट कर पाएगी। ठीक है, तो भाई 2000 का नोट देगी, कम से कम ड्रेस का पेमेंट होगा, बाकी पैसा वापस मिल जाएगा, इसीलिए वो 2000 का नोट यूज कर सकती है। एक ही नोट निकाला है इसलिए 50-100 के नोट की वैल्यू नहीं है, यहाँ पर 800 रुपए की ड्रेस है, 1 रुपए कम है। और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बी एबल टू गिव एग्जैक्टली 799 टू द शॉपकीपर। एग्जैक्टली 799 शॉपकीपर को दे पाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ भाई ये कैसे मिलेगा, है ना। 50, 100 और 2000 के एक नोट में 799 तो वो दे नहीं सकती, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। 799 एक नोट में तो वो नहीं दे सकती, उसको रिटर्न तो लेने ही होंगे, 2000 के अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तो एक ही नोट में वो 799 पे कर सके पॉसिबल नहीं है, तो सेकंड इवेंट कैसा हुआ, सेकंड इवेंट हुआ इम्पॉसिबल इवेंट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास दे रखा है एक स्क्वायर डार्ट बोर्ड जिसकी साइड है 4 यूनिट्स और एक बच्चे ने डार्ट थ्रो किया है इसके ऊपर और तुमसे पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डार्ट थ्रोन एट रैंडम लैंड्स ऑन द शेडेड एरिया। जो डार्ट फेंका है वो सर्कल पे नहीं आया है, वो कहां पर आए, शेडेड एरिया में जाकर गिरे। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, तो तुम्हें फिर वही फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया लेना होता है। अब हम क्या चाहते हैं, डार्ट कहां जाकर गिरे, शेडेड पार्ट में, और शेडेड पार्ट का एरिया तुम कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, सबसे बाहर वाला सबसे बड़ा जो सर्कल है उसका एरिया ले लेना है तुम्हें। तो सबसे बड़ा जो सर्कल है उसका डायमीटर है 4 साइड के बराबर, तो उसका एरिया क्या होगा, पाई इंटू 2 स्क्वायर। पहले मैं क्या कर रहा हूं, ये शेडेड पार्ट का एरिया निकाल रहा हूं। शेडेड पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा, पूरे स्क्वायर का एरिया माइनस सर्कल का एरिया। स्क्वायर का एरिया तो साइड स्क्वायर 4 स्क्वायर हो गया। सर्कल का एरिया निकालने के लिए मुझे सर्कल का रेडियस चाहिए, सर्कल का रेडियस लेंगे 2, क्योंकि सर्कल स्क्वायर की साइड्स को टच कर रहा है, मतलब इसका डायमीटर 4 हो गया। तो ये एरिया किसका है, ये एरिया है शेडेड पार्ट का, अपॉन टोटल एरिया। टोटल एरिया मतलब स्क्वायर का एरिया 4 स्क्वायर, तो 16 माइनस 4 पाई अपॉन 16। इसको सॉल्व कर लो, स्प्लिट करता हूं तो 16 अपॉन 16 1 माइनस 4 पाई अपॉन 16 पाई अपॉन 4। ये हमारी प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस पाई अपॉन 4। पूरा सॉल्व करना है तो पाई की वैल्यू डाल लो 22 अपॉन 7, फिर एलसीएम ले लो, तो ये तुम्हारी टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो जो एरिया की बात करें तो एरिया में टोटल रिक्वायर्ड एरिया मतलब जहां पे तुम चाहते हो डार्ट गिरे उसका एरिया अपॉन टोटल स्क्वायर का एरिया, वो तुम्हें लेना है। ठीक है, बाकी इसके अलावा बेसिक 3-4 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो कॉइन के फ्लिप्स याद रखने हैं। कॉइन के फ्लिप्स की मैं बात करूं तो कॉइन में एक बार कॉइन को टॉस करोगे 2 आउटकम्स, 2 बार टॉस करोगे 4 आउटकम्स, 3 बार टॉस करोगे तो 8 आउटकम्स। ये ध्यान रखना, ये 8 आउटकम्स ध्यान रखना। 2 और 1 टॉस वाले तो सिंपल होते हैं, 3 वाले भी ऐसे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, बट स्टिल ये 8 आउटकम्स हैं जो तुम्हें ध्यान रखने होंगे। HH, HHT, HTH एंड सो ऑन। 4 ऐसे आउटकम्स हैं जिसमें हेड फर्स्ट पोजीशन पे है, 4 ऐसे आउटकम्स हैं जिसमें टेल फर्स्ट पोजीशन पर है। तो टोटल 8 आउटकम्स हैं। बाकी इसमें कोई भी प्रोबेबिलिटी पूछ सकते हैं तुमसे, जैसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट, सपोज तुम्हें बोला गया एटलीस्ट 2 हेड्स, तो एटलीस्ट 2 हेड्स की बात करें तो एटलीस्ट 2 हेड्स वाले कितने आउटकम हैं, तो यहां पर देखो भाई एटलीस्ट 2 हेड्स 1, 2 और 3 और ये 4। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड का मतलब होगा या तो 2 हेड या 2 से ज्यादा हेड, तो फिर 4/8 हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो जो भी आउटकम्स है उसके हिसाब से चेक करो और सॉल्व कर लो, है ना, दिस इज ओके। बाकी थोड़ा सा मैं कार्ड्स का और बता देता हूं क्योंकि कार्ड्स वाले क्वेश्चन भी काफी बार पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना है टोटल 52 कार्ड्स हैं जिसमें से 12 फेस कार्ड्स हैं जिन पे फेसेस बने हैं, जैक, क्वीन और किंग, ये फेस कार्ड्स हैं।
टोटल 52 हैं। ये 52 कार्ड्स दो कलर्स में डिवाइडेड हैं, रेड और ब्लैक दोनों 26 हैं। तो अगर तुमसे रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछें तो 26/52, और अगर तुमसे किसी पर्टिकुलर सूट की पूछें, भाई ये 4 सूट होते हैं, सबसे पहला ये जो है इसको कहते हैं क्लब, दूसरा ये जो है ईंट वाला इसको कहते हैं डायमंड, और तीसरा जो है ये है हार्ट, और चौथा जो है ये है स्पेड। तो ये हमारे पास ध्यान रखना है। तो अगर तुमसे पूछें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने हैं टोटल 12, उसमें से रेड कितने हैं 6, तो रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 6/52। और अगर तुमसे पूछें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज ईदर अ क्वीन और स्पेड। अब क्वीन और स्पेड, देखो जब बीच में और लगता है ना तो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी लेते हैं प्लस सेकंड की प्रोबेबिलिटी माइनस कॉमन कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी लेते हैं। जैसे क्वीन और लिखा, और मतलब फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस कॉमन, जैसे क्वीन और स्पेड है तो क्वीन कितनी होती है 4, तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी 4/52 प्लस स्पेड कितने होते हैं 13/52 माइनस कॉमन कार्ड। तो कितने कार्ड्स ऐसे होते हैं जो क्वीन और स्पेड दोनों में हैं, मतलब स्पेड की कितनी क्वीन होती है, एक ही क्वीन होती है स्पेड में, तो -1/52। तो जो कॉमन होते हैं ना वो एक बार माइनस करना है क्योंकि वो दोनों में काउंट हो गए, तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी निकल के आती है 16/52 यानी कि 4/13। तो कार्ड क्वीन का होगा या स्पेड होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 4/13 है। हाँ, अगर ऐसा बोले कि नीदर क्वीन नॉर स्पेड, तो फिर 1 में से माइनस कर देना है। तो ये क्वीन और स्पेड की है। अगर तुम्हें कहते हैं नीदर क्वीन, है ना, नीदर क्वीन नॉर स्पेड, मतलब क्वीन या स्पेड नहीं होनी चाहिए, तो 1 माइनस क्वीन या स्पेड की प्रोबेबिलिटी यानी कि 9/13 आ जाएगा। तो जब नीदर ए नॉर बी बोले तो तुम्हें पहले ए और बी की प्रोबेबिलिटी निकाल कर 1 में से माइनस कर देना है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। और फिर इंपॉर्टेंट है, अगर हम डाइस को 2 बार रोल करते हैं, एक बार रोल करना तो ध्यान रहता है कि 6 आउटकम्स हैं, पर 2 बार रोल करेंगे ध्यान रखेंगे टोटल 36 आउटकम्स हैं, जिसमें सिमिलर नंबर को क्या कहते हैं, हम सिमिलर नंबर को कहते हैं डबलेट, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 आना, उनको डबलेट बोला जाता है। और अगर तुमसे पूछें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ सम ऑफ 10, तो सम 10 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो भैया सम 10 वाले कितने आउटकम्स हैं, तो सम 10 वाले 1 2 3 आउटकम्स हैं, 4 6 5 5 6 4, तो प्रोबेबिलिटी सम 10 की होगी 3/36। तो अगर सम बोले तो इसमें से सम वाले नंबर देखकर फाइंड कर लो, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज इन ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर। यहाँ पर 53/365 प्लीज़ मत लिख के आना। 53 संडेज की प्रोबेबिलिटी ऑर्डिनरी ईयर में 1/7 होती है, लीप ईयर में 2/7 होती है। कैसे कि भाई देखो सिंपल सी चीज़ है, एक ऑर्डिनरी ईयर की बात करूं तो ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं, मतलब 52 इसमें वीक होते हैं। 52 वीक खत्म होने के बाद इसमें एक एक्स्ट्रा डे बच जाता है जिसको हम ऑड डे कहते हैं। तो 53 संडेज की प्रोबेबिलिटी अगर पूछें या मंडेज की प्रोबेबिलिटी पूछें तो फिर उसमें ध्यान रखना है कि किसी भी साल में 53 संडे तभी आएंगे जब ये वाला एक्स्ट्रा लास्ट बचा हुआ दिन जो है ना वो संडे हो जाए। भाई 52 वीक का मतलब 52 संडे तो है ही हैं, 53 संडे कब होंगे, जब ये संडे हो जाएगा। अब ये दिन क्या हो सकता है, ये दिन हो सकता है संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 7 में से कुछ भी हो सकता है। तो टोटल आउटकम्स है तुम्हारे 7, और फेवरेबल आउटकम वो है जो तुम्हें चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए, संडे गया है ना कल, संडे चाहिए, तो संडे है फेवरेबल आउटकम यानी कि 1, तो प्रोबेबिलिटी होके आएगी 1/7। लेकिन वहीं पे अगर ये लीप ईयर है तो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, मतलब 52 वीक्स होते हैं, प्लस उसमें 2 ऑड डेज होते हैं, एक एक्स्ट्रा दिन होता है ना भाई। अब ये दोनों ऑड डेज क्या होंगे, 2 दिन है, तो ये दोनों दिन हो सकते हैं संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे,
फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे, ये तुम्हारे दिन हो सकते हैं। टोटल कितने हैं आउटकम्स? 7। तो यहाँ भी फेवरेबल आउटकम्स तुम्हारे, सॉरी टोटल आउटकम्स तुम्हारे 7 ही है। अब संडे की बात करूं तो संडे वाले कितने आउटकम्स हैं? सैटरडे संडे और संडे मंडे, तो संडे वाले 2 आउटकम्स हैं, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी 2/7 निकल कर आती है। तो भाई ध्यान रखना कि ऑर्डिनरी ईयर में 53 संडे की प्रोबेबिलिटी 1/7 और लीप ईयर में 2/7 है। अब आते हैं स्टैटिस्टिक्स के कुछ क्वेश्चंस पर। बेसिकली तुम्हें एक तो मीन का ध्यान रखना है। 3 मेथड होते हैं जिससे हम मीन निकालते हैं। एक तो समेशन fi xi अपॉन fi, ये है हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला मीन निकालने का, समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। और दूसरा मेनली तुम्हें याद रखना है स्टेप डेविएशन मेथड। अच्छा, समेशन fi xi और समेशन fi ये तो सबको ध्यान रहता है, सब लोग इस पे कर भी लेते हैं, लेकिन मैं तुम्हें पहले स्टेप डेविएशन मेथड से एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूं, जिससे तुम्हें ध्यान आ जाए, एक तरह से रिमाइंडर है कि कैसे निकालना है स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे पहले डेटा देखो, डेटा में एक प्रॉब्लम है तुम्हारे पास कि डेटा जो है वो इंक्लूसिव सीरीज दे रखी है, तो इसमें पहले तुम्हें एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करना है। देखो 10 और 11 अलग अलग आ रहे हैं दोनों की। एक क्लास की लोअर लिमिट है ना, अपनी पिछली क्लास की अपर लिमिट के साथ अगर मैच नहीं करती है तो वो इंक्लूसिव सीरीज होती है। एक्सक्लूसिव सीरीज में हमें दोनों को मिलाना होता है, हमें सिर्फ इतना सा काम करना है, बस दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, 0.5। अब हमें इनको मिलाना है, तो इसको 0.5 आगे चलाओ, इसको 0.5 पीछे खींच के लाओ, बस जो भी लोअर लिमिट्स हैं उनमें 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है, जो अपर लिमिट्स हैं उसमें 0.5 ऐड करना है। तो पहली क्लास मेरी बनेगी 0.5 से 10.5, दूसरी बनेगी 10.5 से 20.5। देखो मैं लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर रहा हूँ और अपर में ऐड कर रहा हूँ, इसमें ऐड किया है, इसमें माइनस किया है, इसमें सब्ट्रैक्ट ऐड, सब्ट्रैक्ट ऐड, सब्ट्रैक्ट ऐड, इस तरह से चलना है हमें। 20.5 से 30.5, 30.5 से 40.5 और 40.5 से 50.5। और फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी है 13, 24, 32, 25, 16। ठीक है। अब क्योंकि मैं यहाँ पर डायरेक्ट मेथड नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टेप डेविएशन कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा मिड वैल्यू, चाहे डायरेक्ट मेथड हो चाहे स्टेप डेविएशन, मिड वैल्यू तो निकालनी है। तो भाई 0.5 और 10.5 की मिड वैल्यू क्या है? 5.5। ठीक है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, 0.5 प्लस 10.5 अपॉन 2। अब गैप कितना है सब में? 10 का, तो इसमें 10 ऐड करते जाओ, 15.5, 25.5, ये xi हो गया। अब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम fi xi निकालते हैं, f इंटू x। हम निकालेंगे यहाँ पर u कैसे निकलता है? xi माइनस a अपॉन h, जहाँ पर h का मतलब होता है क्लास साइज जो कि 10 का है, a मतलब है अज्यूम मीन। अज्यूम्ड मीन तुम इसमें से कहीं पर भी उठा सकते हो, मैं 25.5 ले रहा हूँ, तुम कुछ भी ले सकते हो। जिसको भी अज्यूम्ड मीन मानोगे उसके आगे ui तुम्हारा 0 आएगा, लोअर वैल्यूज में -1, -2, अपर वैल्यूज में 1, 2। एक और वैल्यू होगी, जैसे मैंने अगर यहाँ पर एक और वैल्यू होती 55.5 तो यहाँ 3 आ जाता, एंड सो ऑन, है ना। अब यहाँ पर ये तो मेरा ui तो निकल गया, अब मुझे निकालना है fi ui। fi ui कैसे निकलेगा? fi इंटू ui, तो 13 इंटू -2 -26, 24 इंटू -1 -24, और ये हो गया भाई 0, 25 और 16 इंटू 2 32। अब इसको सॉल्व करो, ये है माइनस का 50 और ये आ रहा है मेरे पास प्लस का 7 ज़्यादा है 57, तो fi ui का सम निकल के आ रहा है 7। अब अज्यूम्ड मीन मेथड के शॉर्टकट मेथड जो है, अज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों एक जैसे ही हैं, बस फर्क ये है कि स्टेप डेविएशन मेथड में हम क्लास साइज से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं, जो अज्यूम्ड मीन मेथड है उसमें h से डिवाइड नहीं करना पड़ता। ठीक है, पर वो यूज मत किया करो, मेनली या तो शॉर्टकट यूज किया करो, सॉरी स्टेप डेविएशन यूज किया करो या डायरेक्ट यूज किया करो। तो मीन का फॉर्मूला है भाई a प्लस समेशन fi ui
अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच, जहां पर ए का मतलब है अज्यूम मीन कितना लिया हमने 25.5 प्लस समेशन एफ आई यू आई 7 समेशन एफ आई, तो भाई ये समेशन एफ आई कर लेते हैं 7 और 2 9 9 और 5 14 और 6 20 2 3 5 8 ओहो 2 और 3 5 5 8 8 और 2 10 और 1 11 110 आ रहा है भाई। तो 7 अपॉन 110 इंटू क्लास साइज है 10, तो अब 25.5 प्लस 7 अपॉन 11 कितना आएगा 0. ये आएगा मेरे पास 63 अप्रॉक्सीमेटली, तो मैं ऐड करता हूं तो 26.13 ये मेरा मीन निकल के आएगा। ठीक है, ये हमारा स्टेप डेविएशन मेथड है। पहले यूआई निकालो, बहुत आसान सा मेथड है, जिसको अज्यूम्ड मीन माना है ना उसके आगे 0 रखो, कम वैल्यूज पे -1 -2 +1 +2 बड़ी वैल्यूज पे एफ आई यू आई निकालो, फॉर्मूले में वैल्यू डालो और तुम्हारा मीन निकल कर आ जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, डायरेक्ट पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। अब ये वाला जो क्वेश्चन है मैं इसको थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ। कैसे क्वेश्चन में करने वाला हूँ, ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज करने वाला हूँ, थोड़ा सा इसको अलग बनाने वाला हूँ कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इसको मैं बनाने वाला हूँ। 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ये है हमारे पास 17 F1, मैं 32 को मैं F2 ले रहा हूँ, ये F3 ले रहा हूँ, तो क्वेश्चन ही चेंज कर रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए ना, F1 F2 F3, क्योंकि F1 F2 वाले क्वेश्चन तो तुमने बहुत किए हैं, मैं F1 F2 F3 इसमें ऐड कर रहा हूँ। 19 और ये है 120। ठीक है, अब इसमें F1 F2 F3 निकालना है और क्वेश्चन में दे रखा है कि मीन है 50, इस डेटा का मीन 50 है और F2 और F3 का जो रेशियो है ये 4:3 है। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई F2 और F3 का रेशियो 4:3 है गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। तो इसको मैं यूज करूंगा कैसे कि भाई मैं एक काम करता हूँ, 3-3 इक्वेशंस बनाकर सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो F2 है इसको ले लेते हैं 4x और F3 को ले लेते हैं 3x, क्योंकि 4:3 का रेशियो है, तो मैं इनकी जगह पर 4x और 3x लूंगा, F1 को F1 रहने देते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल मेथड से करूंगा, मैं डायरेक्ट मेथड से करूंगा क्योंकि वैल्यूज बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो xi मिड वैल्यू जब मैं निकालता हूँ 10, 30, 50, 70 और 90, अब निकालो तुम fi xi जो कि कितना बन के आ रहा है 170, 30 इंटू F1 30 F1, 50 इंटू 4x 200x, 70 इंटू 3x है ना, ये 33 नहीं है सॉरी 3x है, ये आ जाएगा 210x और 90 इंटू 19 1710। अब इसका टोटल करें तो ये मेरे पास निकल के आता है 0881880 प्लस 30F1 प्लस 410x, ये मेरी टोटल निकल के आता है समेशन fi xi। अब ये दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी क्योंकि दो अननोन है, एक तो F1 है एक x है, तो इन सब का सम कितना है 17 प्लस F1 प्लस 4x प्लस 3x 7x प्लस 19 इक्वल टू 120। तो F1 प्लस 7x कितना निकल के आया 120 में से 36 माइनस करो तो ये आता है मेरे पास 84, ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला है समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। समेशन fi xi कितना है, मीन तो दे रखा था क्वेश्चन में दे रखा है 50, समेशन fi xi निकल के आया 1880 प्लस 30F1 प्लस 410x अपॉन समेशन fi, ये क्वेश्चन में दे रखा है 120। तो इसको सॉल्व करते हैं, 6000 इज इक्वल्स टू 1880 प्लस 30F1 प्लस 410x। अब 6000 माइनस 1880 तो ये मेरा निकल के आता है 4120 इक्वल टू 30F1 प्लस 410x। सॉल्व करते हैं तो 3F1 प्लस 41x इक्वल टू 412, ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करो तो F1 और x निकल जाएगा,
F1 और X निकल गया तो भाई F1 तो पता ही है, X निकल गया तो F2 और F3 भी निकल जाएंगे, 4X और 3X। आंसर्स मैं बता देता हूँ, चेक कर लेना सॉल्व करके कि भाई F1 निकला है तो निकलेगा तुम्हारा 28, ये F2 निकलेगा 32 और F3 निकलेगा 24। तो 28, 32 और 24 ये वैल्यूज तुम्हारी निकल के आने वाली है। ठीक है, सॉल्व करो फटाफट और चेक करो कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, अगला आते हैं हम मीडियन के ऊपर। मीडियन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर होता है और मीडियन निकालने में कई बार बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो मैं मीडियन का एक क्वेश्चन पूरा करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर भी देखो क्लास इंटरवल इंक्लूसिव है तो इसको एक्सक्लूसिव में चेंज करना जरूरी है। पहले देखें वेजेस क्या है हमारे पास, लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट करने हैं तो 60.5 से 70.5, फिर 70.5 से 80.5 एंड सो ऑन। लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करना है, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है। ये ध्यान रख लेना भाई, गलती मत करना। 110.5 और लास्ट है 110.5 से लेकर 120.5 तक। हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स यानी कि फ्रीक्वेंसी है 5, 15, 20, 30, 28। अब देखो मीडियन के केस में हमें यहाँ पर एक्सआई निकालने की कोई जरूरत नहीं है, इंस्टेड फ्रीक्वेंसी से हम निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी भाई, फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी से 5, फिर 15 ऐड करोगे इसमें, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 30 70, 70 प्लस 20 90 और 98। यही तुम्हारा टोटल भी होना चाहिए। तो तुम्हारा टोटल चेक करते हैं 98 आ रहा है ना। CF कैसे निकलेगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाय एडिंग अप फ्रीक्वेंसी। तो ये 5, ये 15 ऐड कर दिया, फिर 20 ऐड कर दिया, फिर 30 ऐड कर दिया। कैसे ऐड करना है भाई, ये नंबर पिछले वाले में ऐड करते जाओ और अगले नंबर आता जाएगा, है ना। जैसे 20 को इसमें 70 में ऐड किया 90 आ गया, 8 को 90 में ऐड किया 98 आ गया एंड सो ऑन। ऐसे CF निकालनी है। अब मीडियन निकालने के लिए पहले हमें निकालनी पड़ती है मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे निकलती है, उसके लिए हम स्मॉल m यूज करते हैं n/2th ऑब्जर्वेशन। तो n/2th, n कितना है 98, तो 98/2 49th ऑब्जर्वेशन। अब ये 49th ऑब्जर्वेशन किस में आएगी ये तुम्हें देखना है। देखो 49th ऑब्जर्वेशन के लिए तुम्हें चेक करना होगा कि कौन सी ऐसी क्लास है जिसमें हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो 49 से जस्ट ज्यादा आती है, बराबर आती है। तो भाई यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तुम्हारी है 40, यहाँ पर है 70, तो 49 से जस्ट बड़ी या बराबर CF कौन सी है, ये 70। तो जिसमें ये आ रहा है ना हमारे पास जस्ट बड़ी वैल्यू, वो है हमारी मीडियन क्लास। तो हमारी जो मीडियन क्लास बन के आ रही है, मीडियन क्लास ये बन के आ रही है 90.5 से 100.5। इस पे कई बार MCQ भी पूछ लेते हैं कि खाली मीडियन क्लास ही बता दो कौन सी है मीडियन क्लास, उस पे MCQ आ जाता है। तो मैं CF निकाल के n/2 देखना है बस। अब मीडियन का फॉर्मूला होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। फॉर्मूला याद रखो, L1 मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है 90.5 प्लस n/2 कितना है, n/2 49 निकला है। CF लेते हैं प्रीवियस, तो भाई जो हमारी मीडियन क्लास की प्रीवियस CF है वो है 40, और फ्रीक्वेंसी लेते हैं क्लास इंटरवल की, तो क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कितनी है 30। ठीक है, CF लेनी है ऊपर वाली और फ्रीक्वेंसी लेनी है सामने वाली। ध्यान रखें, ऊपर वाली और सामने वाली लेनी है फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अपॉन फ्रीक्वेंसी है 30 इंटू H, क्लास साइज है 10, तो ये आएगा मेरे पास 90.5 प्लस 9/3, बहुत बढ़िया, कैलकुलेशन से ज़्यादा नहीं करनी पड़ी, 93.5 मीडियन निकल के आ रहा है। मीडियन इसी मीडियन क्लास के अंदर ही आएगा, ये ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट है मीडियन, ढंग से करो। मीन मीडियन पे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं एज कंपेयर टू मोड। ठीक है, तो मोड मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा, सिर्फ फॉर्मूला डिस्कस करूंगा। और मीडियन जो है
वो इंपॉर्टेंट है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी ले रहे हैं F1 F2 वाला। अब इसमें भी देखो CF निकालते हैं। सबसे पहले मैं यही निकाल लेता हूँ 5, यहाँ पर आएगी 5 प्लस F1, फिर प्लस 20 ऐड करेंगे 25 प्लस F1, फिर 15 ऐड करेंगे 40 प्लस F1 और फिर F2 ऐड करेंगे तो 40 प्लस F1 प्लस F2 और फिर 5 ऐड करेंगे तो 45 प्लस F1 प्लस F2। अभी 2 मिनट पहले डिस्कस किया था कि जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज के बराबर होती है। मतलब ये जो लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 45 प्लस F1 प्लस F2, ये किसके बराबर है? 60 के बराबर है। तो इसको सॉल्व करें तो F1 प्लस F2 कितना निकलता है? 15। बन गई हमारी एक इक्वेशन। तो एक इक्वेशन तो हम सम से यूज करते हैं, मीन में भी ऐसे ही ऑलमोस्ट यूज करते थे। दूसरी, मीन दे रखा है तो मीन का फॉर्मूला लगा के, मीडियन दे रखा है तो मीडियन का फॉर्मूला लगा के। जैसे इस क्वेश्चन में मीडियन तो मैं दे रखा है 28.5। अब मीडियन का फॉर्मूला होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। यहाँ पर L1 इंपॉर्टेंट है। देखो L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, और लोअर लिमिट नॉर्मली हम निकालते हैं n/2th ऑब्जर्वेशन। भाई 60/2 30th ऑब्जर्वेशन है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें नहीं पता कि 30th ऑब्जर्वेशन इसमें आएगी या इसमें आएगी। तो अब ऐसे केस में एक सिंपल तरीका क्या है, मीडियन पर कॉन्सेंट्रेट करो। मीडियन कितना है? 28.5। मीडियन लाया करता है हमेशा मीडियन क्लास में, मीडियन हमेशा मीडियन क्लास में लाया करता है। तो क्योंकि मीडियन 28.5 है तो वो 20 से 30 के बीच में आएगा। मतलब मेरी जो मीडियन क्लास है वो है 20 से 30। तो लोअर लिमिट मीडियन में क्या लूंगा? 28.5, लोअर लिमिट 20, क्योंकि मीडियन क्लास 20 से 30 आई है, प्लस n/2, n मेरे पास 60 दे ही रखा है 30, माइनस CF। अब क्योंकि ये मेरी मीडियन क्लास है तो CF लेंगे प्रीवियस। तो प्रीवियस CF क्या है? 5 प्लस F1। ध्यान रखना, ब्रैकेट लगा लेना, पूरा गलत हो जाएगा नहीं तो। फ्रीक्वेंसी 20 इंटू H, क्लास साइज 10। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 28.5 माइनस 20 8.5, और उसके बाद इसको ब्रैकेट खोलो 25 माइनस F1, ठीक है, अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 17 और F1 सॉल्व करके आ रहा है 8। F1 है 8 और F2 निकल के आएगा 7, क्योंकि सम इनका 15 है। तो F1 8 है और F2 7 है। ये ध्यान रखो, इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर बाकी मोड है तीसरा। मोड में तो ध्यान रख लेना है, मोड में तो तुम्हें बस बहुत सिंपल होता है मॉडल क्लास फाइंड करना। जो तुम्हारी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली क्लास है वही मॉडल क्लास है। तो मोड का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास वो होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, जहां पर F1 का मतलब है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो भाई सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 34, ये हमारा F1 है। और ऑब्वियसली लोअर लिमिट हमारी निकल के आ जाएगी 60.5, है ना। चेंज करना है इसको, ध्यान रखना, चेंज करना जरूरी है, चेंज नहीं करोगे 0.5 का फर्क आ जाएगा। इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2 लेनी है, पहले वाली फ्रीक्वेंसी F0 लेनी है। तो F1 F0 F2 लेकर वैल्यू पुट करो और सीधे सीधे आंसर निकल के आता है। इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत होती भी नहीं है। तो इसका आंसर निकाल लो इस डेटा के हिसाब से और आंसर मुझे बताओ कि क्या आ रहा है कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। एक और अलग तरह का क्वेश्चन होता है जिसमें हमारे पास बिलो और अबव की सीरीज होती है। तो ये बिलो अबव की सीरीज होती है ना, इसमें थोड़ा ध्यान रखा करो, यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं। बिलो अबव की सीरीज में कभी भी तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे इसमें दे रखा है बिलो 45, बिलो 55 एंड सो ऑन। अब 10-10 का गैप है, तो बिलो 45 मैं ले लूंगा 35 से 45, फिर 45 से लेकर 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95 और 95 से 105।
देखो इसको करने का मैं बहुत आसान तरीका बताता हूँ, चाहे सीरीज बिलो की हो या अबव की हो। सबसे पहले देखो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, लोएस्ट वैल्यू क्या है। लोएस्ट वैल्यू यहाँ पर है 0, जो कि किस में है, बिलो 45 में, मतलब बिलो 45 में 0 रखो। और अगली क्या है 3। तो अब तुम्हें क्या करना है, इसके बाद वाली जो वैल्यूज है ना, बिलो से जब तुम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो ना, सिंपल सब्ट्रैक्ट करो। देखो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, अभी हम देख रहे थे ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें एडिशन करना पड़ता है, इसमें ऐड की हुई वैल्यूज दे रखी हैं, मतलब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए तुम्हें सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो बहुत आसान सा तरीका है। सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी देखो किस कॉर्नर पर है, इस कॉर्नर पर या इस कॉर्नर पर, यहाँ पर है ना, ये उठा ली, और उसके बाद लगातार माइनस करते जाओ। कैसे, 3 माइनस 0 कितना हुआ 3, तो इसमें आएगा 3। 13 माइनस 3 कितना हुआ 10, तो यहाँ आएगा 10। 13 नहीं लिखना है, 10 लिखना है। 24 माइनस 13 ये आएगा मेरा 11, और फिर 32 माइनस 24 ये मेरा आएगा 8। 35 माइनस 32 ये मेरा आएगा 3। और अब बिलो 95 तक ही है, तो इसके आगे तो जरूरत थी नहीं, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। और इन सब का टोटल करोगे तो ये टोटल 35 आ रहा होगा, हाईएस्ट वैल्यू के बराबर। तो चाहे बिलो की सीरीज हो या अबव की सीरीज हो, तुम्हें उसको नॉर्मल में कन्वर्ट करना, और नॉर्मल में कन्वर्ट करते समय अगर सपोज करो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी इस तरफ है ना, तो पहले यहाँ उतारो नीचे नीचे, फिर सब्ट्रैक्ट कर लो। करना सब्ट्रैक्ट ही है, हमेशा लगातार सब्ट्रैक्ट करते आना और कुछ नहीं करना, ठीक है। और लास्टली याद रखो, एम्पेरिकल फॉर्मूला एमसीक्यूज में काम आएगा। अगर तुम्हें मोड, मीडियन और मीन में से कोई भी एक वैल्यू अननोन है, तो फिर इस एम्पेरिकल फार्मूला से हम मोड, मीडियन और मीन में से 2 दे रखी है, तीसरी निकालनी है, वो हम निकाल सकते हैं। एमसीक्यूज पे इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कल तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम है, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, है ना। अपने पूरे एफर्ट्स लगाना, ट्राई टू स्कोर 100% मार्क्स, दैट शुड बी अ टारगेट। एटलीस्ट अपना बेस्ट तो देकर ही आओ।